जय हिंद। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था और एक्ट ऑफ सेटलमेंट। थोड़ा सा कहानी को शुरू करते हैं, टाइमलाइन को फिर से बनाते हैं। 1600 का समय आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, रानी से परमिशन लिया। कहां पर आई? भारत में आई। भारत में अपनी फैक्ट्रीज डाली। भारत में धीरे धीरे युद्ध लड़ने शुरू किए, राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू करे। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति गिरती गई और उन्होंने लोन किससे मांगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर अवसर मिला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को या अधिकार को हटाकर हम अपने शासन को वहां एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसीलिए उसने क्या लेकर आया? रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दोष थे कि उसमें जो शक्तियों का बंटवारा है वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया था। तो और दो लोगों के विवादों को दूर करना था, तो उन्होंने क्या लेकर आया? सबसे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ये किस कमेटी की सिफारिश पे आया था? टॉर्चेट कमेटी की सिफारिश पे आया था। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष आया था? 1781। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने सारे ही दोषों को दूर कर दिया 73 के। तो अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट का नाम किसके नाम पर पड़ता है? विलियम पिट के नाम पर पड़ता है, जो उस समय के ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। अब पिट इंडिया एक्ट में क्या किया गया? शक्तियों का बेहतरीन तरीके से वर्गीकरण किया गया, गवर्नर जनरल को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का भी अच्छे तरीके से वर्गीकरण किया गया। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की गई है वो ये की गई कि 4 काउंसिल मेंबर की जगह कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए। और एक जो आपका गवर्नर जनरल था उसको कौन सी पावर दे दी गई? वीटो पावर दे दी गई। यहां तक क्लियर है? अब यही आपको हेल्प करेगा आगे के एक्स को समझने के लिए। अब देखो क्या होता है कि आपने पंचवर्षीय योजना का नाम सुना है? जो भारत जब आजाद हुआ था तो शुरू की गई थी कि हर 5 वर्ष में भारत को अपना लक्ष्य क्या रखना है, उस आधार पे हम कार्य करेंगे और अपनी आधारभूत संरचनाओं को डेवलप करेंगे। वैसे ही पंचवर्षीय तो नहीं, 20 वर्षीय योजनाएं कौन लेकर आता था? ये ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट पेश करती थी कि 20-20 साल में ये अपने चार्टर एक्ट देखती थी और वो 20-20 साल में हमारा जो शासन है वो किस तरीके से वर्क करेगा वो इन एक्ट्स में मेंशन होता था, है ना? तो इन्हीं एक्ट्स को हमें आज पढ़ना है, चार्टर एक्ट को, जिन्हें हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अच्छा, वो चीजें जिनमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, पहली चीज, कंपनी के पास एकाधिकार है, अभी भी है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या अभी भी कितनी है? 24 है। हाँ, किसी को लात मारकर निकाल दिया गया है। किसको? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को अब यहां से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो कुछ चीजों में अभी भी बदलाव नहीं हुए, पर अब थोड़े बहुत बदलाव आपको देखने मिलेंगे। बट उससे पहले हमें सबसे पहले समझना है कि चार्टर्ड एक्ट 1793 क्या है। अच्छा, चार्टर्ड एक्ट 1793 किसके काल में आया है? यह है सर जॉन शोर, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, यह है सर जॉन शोर। इनके काल में क्या आया? चार्टर एक्ट 1793। थोड़ा सा और पीछे चलो, हमने कार्नवालिस को पढ़ा था। कार्नवालिस को भारत में लाने के लिए अलग से एक एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट? 1786। उसमें एक शर्त रखी थी कि यदि मैं गवर्नर जनरल बनूंगा तो मैं काउंसिल मेंबर के डिसीजंस को लेकर बाध्यकारी नहीं रहूंगा, बोला गया। अब क्या होता है, जो 1793 का एक्ट आता है उसमें ये पावर गवर्नर जनरल के साथ साथ, आने वाले सभी गवर्नर जनरल के साथ साथ, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनके ऊपर भी क्या कर दी जाती है? लागू कर दी जाती है कि अब आप भी उस चीज को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो आपको भी हम अच्छी पावर सब देते हैं। ये चीज की गई। दूसरी चीज जिसमें परिवर्तन किया गया कि पहले क्या होता था, जो कंपनी के अधिकारी, गवर्नर जनरल्स, गवर्नर्स, इनको पेमेंट होती थी सैलरी। पैसा तो देना पड़ेगा ना, यदि इंडिया में काम कर रहे हैं। तो फ्री में कोई काम करेगा क्या? अपना घर बार बीवी बच्चे छोड़ के इंडिया में आके बसेगा क्या? है ना? इसके लिए उन्हें जो पेमेंट या पैसा दिया जाता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। तो ये नई चीज का ऐलान किया गया या निश्चित की गई कि अब ये पैसा दिया जाएगा, जो पैसा हमें भारत से ही राजस्व के तौर पे प्राप्त होता है उसी में से अब क्या दी जाएगी? ये सैलरी भी दी जाएगी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जेब से पैसा नहीं देगी। दूसरी चीज चेंज की गई 1793 में। तीसरी चीज जो चेंज की गई 1793 में वो ये थी
कि जो सुप्रीम कोर्ट, समुद्री क्षेत्र है भारत के आसपास, अब मान लीजिए समुद्री क्षेत्र में कुछ लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, तो उन वादों के भी, अब वादों का भी जो न्याय है या उस पर भी अब कोई डिसीजन है तो वो कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी उन वादों को भी सुनने का अधिकार अब किसको दे दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। ये सबसे बड़े 3 मेजर फैक्टर्स थे। ठीक है, 1793 के और पॉइंट्स देखते हैं। देखना, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रांतों के गवर्नर तक क्या कर दिया? विस्तारित कर दिया। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक और क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अभी भी आपकी जो केप ऑफ गुड होप के जितने भी पूर्वी देश हैं उस पर एकाधिकार किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का है। गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। देखो, वैसे ही पावरफुल बना दिया था, अब और पावरफुल बना दिया। कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों, देखो क्या होता था, हमने देखा था कि काउंसिल में कितने मेंबर हुआ करते थे? 3। पहले 4, फिर कितने कर दिए गए? 3। और उन 3 में एक नया कौन बैठाया गया था? कमांडर इन चीफ। अब ये बोला गया कि काउंसिल मेंबर में से ही कमांडर इन चीफ का होना जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी किसी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? कमांडर इन चीफ बनाया जा सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा स्टाफ का वेतनमान भारत के राजकोष से देना सुनिश्चित किया गया। पहले इन्हें वेतन और भत्ते ब्रिटिश राजकोष से दिए जाते थे। यानी अब सैलरी किससे दी जाएगी? भारत से जो प्राप्त राजकोष है उससे ही दी जाएगी। बहुत सारे टैक्सेस लगाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के ऊपर। इसमें एक बहुत फेमस टैक्स है नमक कर, सॉल्ट टैक्स। गांधी जी गए थे, बस वो नमक टैक्स को ही तोड़ने गए थे। अगला देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। अब क्या किया गया? 4 सदस्य थे प्रीवी काउंसिल के, इन्हें कौन चुनकर लाता था? अपना राजा देता था। राजा बोलते थे कि जाओ मेरा प्रतिनिधित्व करो। किसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। इसमें कितने सदस्य थे? 6 थे। अब क्या बोला गया कि ये जो 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य हैं इनमें 2 का राजा के द्वारा चुनना या उसकी प्रीवी से होना कंपलसरी अब नहीं है। ये 2 सदस्य कहीं और से भी अब आ सकते हैं या ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो। गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह अपनी परिषद के सदस्यों में से, अब देखो होता क्या है, मान लीजिए गवर्नर जनरल किसी दौरे पर निकले हैं, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, अब उन्हें उड़ीसा भी जाना है, बिहार भी जाना है, बॉम्बे भी जाना है, मद्रास भी जाना है। लगभग जो जो उनका क्षेत्र है वहां जाके देखना पड़ेगा ना कि सब काम सही से चल रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी गद्दी पर पीछे किससे छोड़कर जाऊं जो अब ये कारभार देखेगा? अब चलो मान लो मैं यहाँ से चला गया, मैं दूसरे प्रांतों में कारभार देखने गया हूँ, बट यहाँ भी तो रेजोल्यूशंस आ रहे हैं जिनमें साइन करने पड़ते हैं, है ना, डिसीजंस देने पड़ते हैं। तो अब मेरी जगह साइन या मेरी जगह डिसीजन मेकर कौन बनेगा? तो उन्होंने काउंसिल मेंबर में से एक क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं किसी को क्या बना सकता हूं? उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट या वाइस गवर्नर जनरल बना सकता हूं, जो मेरे ना रहने पर क्या करेगा? मेरा स्थान लेकर कार्य करेगा। गवर्नर जनरल प्रतीक, यहां प्रांत है। गवर्नर जनरल प्रांतों के गवर्नर जनरल तथा महत्वपूर्ण अधिकारियों को अवकाश नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया। क्या होता था? अब देखो भारत की भूमि में आए हैं तो यहाँ का रंग तो लग ही जाएगा, छुट्टी मारने का शौक है ना? तो छुट्टी मारने की आदत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम जो है वो अच्छे तरीके से हो नहीं पाता था। इनको क्या है, भारत में झरने, नदियां, अपनी बीवियों के साथ गाड़ी में बैठकर घूमने निकल जाते थे, काम भार हो नहीं पाते थे। तो इनकी जो राजस्व नीति है वो धीरे धीरे बिगड़ रही थी। ये जो अपना आधिपत्य बनाना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था। तो इन्होंने बोल दिया आज से छुट्टी बंद। अब आप गवर्नर जनरल हो, आप गवर्नर हो या कितने भी बड़े अधिकारी हो, हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। बिना मतलब की छुट्टी मारना सख्त मना है। बस यही था आपका 20 साल के लिए जो आया था एक्ट 1793। क्या बोला गया इसमें? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले बोला गया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को शक्तियां दी हैं वो हम सबको देते हैं, जाओ ऐश करो, मजे करो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। भारत पर व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रांतों के सामने और शक्तिशाली बना दिया गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि वेतनमान अब किससे दिए जाएंगे? भारत के राजकोष से दिए जाएंगे। 4 सदस्यों में से प्रीवी काउंसिल के अब 2 का प्रीवी काउंसिल से होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्रदान की गई कि वो अपनी अनुपस्थिति में किसी को क्या बना सकता है?
वाइस प्रेसिडेंट बना सकता है, और अब आप लोगों का छुट्टी लेना आज से बंद। ये चीजें किसमें की गई? चार्टर एक्ट में की गई। चलो वो मेजर फैक्टर आप मुझे बताओ जरा सोचकर कि जिसमें अभी भी पिट्स इंडिया एक्ट और इसमें बदलाव नहीं हुए। पहला पॉइंट, एक अधिकार, क्या कोई परिवर्तन देखने मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, हाँ, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी उसमें अभी भी गवर्नर हैं। अभी ये जो आपका गवर्नर जनरल है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना है। ये जैसे ही भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, बॉम्बे और मद्रास का काम धीरे से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 1793। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा बातें नहीं बोली गई है ना। अब जो आएगा उसमें बहुत कुछ बोला गया है। अच्छा हाँ, समुद्री क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र के संबंध में न्यायिक निर्णय लेने का अधिकार पहली बार किसे दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। समुद्री क्षेत्र में यदि कोई अपराध होते हैं तो उसके संबंध में निर्णय व सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और अब एक और मेजर फैक्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, अब अगर शराब बेचना है आपको भारत में तो क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठेकेदारों को रास नहीं आई नई आबकारी नीति, है ना, बुरा तो लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्ट ऑफ, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। क्या इसमें कोई समस्या है? कुछ ज्यादा चीजें बदलाव नहीं हुई है, कुछ ही छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें चेंजेस हुए थे, पर अब जो एक्ट आने वाला उसमें कुछ ज्यादा ही चेंजेस हो गए, है ना। उसमें आपको बहुत सी नई चीजें देखने मिलेंगी। तो मैं आगे बढ़ा दूं? कोई समस्या इसमें तो अभी पूछिए कि ये शक्तियां उसको क्यों दी, ये शक्तियां क्यों दी, है कोई समस्या? नहीं, अब क्या हो रहा है, अब आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ये ब्रिटिश नेटिव की जगह इंडियंस के मुकदमे भी सुनने लगा है। और अब जो आने वाला एक्ट है उसमें आप ये भी देखोगे कि इंडिया में केवल ब्रिटिश नहीं, जो यूरोपियंस रहते हैं, अब यूरोपियंस मतलब डच भी हो सकते हैं, फ्रांसीसी भी हो सकते हैं, इनके भी मुकदमे अब कौन सुनने लगेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनने लगेगा। बस धीरे से सुप्रीम कोर्ट की उस पावर तक पहुंचते हैं हम। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने भारत में बहुत सारे बदलाव कर दिए। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव कर दिया, ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में बदलाव कर दिया, और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें इसने बदलाव किया, और भारत की रूपरेखा को कहीं ना कहीं इसने थोड़ा सा बदलने का क्या किया है? प्रयास किया है। तो हम बिल्कुल पॉइंट वाइज समझेंगे कि आखिर इस एक्ट में ऐसी क्या क्या चीजें आई जिसने भारत की पुरानी गतिविधियों को नई गतिविधियों में बदला, और ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो आज भी 1813 में बदले नहीं गए हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको, हम जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला बिंदु होता है एकाधिकार, मोनोपोली। हम वही बात करते हैं, अरे 1600 से रानी ने जो साइन करके दिया मोनोपोली, आज तक वो मोनोपोली चली आ रही है ना। 20 वर्षों के लिए अभी हमने देखा 1793 में क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया, पर अब 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्ष हो गए, 1813 आ गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होने जाने वाली है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि माफ कीजिए, अब हम पूरे पूर्वी देशों में जो केप ऑफ गुड होप के पूर्व में है उसमें आपका एकाधिकार को समाप्त नहीं, सीमित करते हैं। क्या करते हैं? सीमित। अब वो कैसे सीमित करते हैं, सुनना। पहली चीज जो पावर उन्हें दे दी गई या उनसे नहीं छीनी गई, कि आप पूरे पूर्वी देशों में चीज, चीन के साथ जो व्यापार के एकाधिकार थे उन्हें नहीं छीना गया। चीन, देखो, अभी पूर्वी देशों के साथ पूरे एकाधिकार थे, अब सारे देशों को हटा के केवल एक ही देश बचा, कौन? चीन। तो अब चीन में नमक नहीं, चीन में जो भी व्यापार करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसमें उसे कुछ भी पूछने की या किसी दूसरी कंपनी की समस्या उसको नहीं होने वाली है ना। तो दो चीजें जिन्हें बदल दिया गया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को सीमित करके रख दिया। अब यही हमें समझना है कि आपने बोला कि केवल चाइना के साथ एकाधिकार करो, केवल, ठीक है, तो अब बाकी सामान बेचेगा कौन? तो अब इधर हम एंट्री करने जा रहे हैं एक व्यक्ति की जिसका नाम है नेपोलियन। नाम सुना है? अब नेपोलियन देखो क्या करता है, एक नेपोलियन नाम का व्यक्ति आता है जो धीरे धीरे करके यूरोपियन कंट्रीज को क्या करते जाता है, अपने अधीन करते जाता है, जीतते जाता है ना। और उसका अगला टारगेट कौन होता है? इंडिया नहीं, ब्रिटेन। कौन होता है? ब्रिटेन होता है। अब ब्रिटेन पे उसे शासन करना था या ब्रिटेन को उसे गिराना था।
तो उसके लिए उसने एक सबसे दिमाग का काम किया, एक चालाक चाल चली, और उसने ये किया कि उसने ब्रिटेन की आर्थिक नीति को तोड़ने की क्या की, कोशिश की। और किसी भी देश की आर्थिक नीति कब टूटेगी, जब उसके व्यापारियों का क्या होने लगे, नुकसान होने लगे, है ना। तो आर्थिक नीति तो टूटी जाएगी उसकी, पर कैसे। अब क्या होता है, ब्रिटिश जो सामान हुआ करते थे या ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, क्वालिटी वाले होते थे, एक्सपेंसिव होते थे। दो देश ऐसे थे जो उनके सबसे बड़े बायर्स थे, एक था रशिया और एक था स्पेन। कौन से, रशिया और स्पेन। और ये रशिया और स्पेन को किसने जीत लिया था, नेपोलियन ने जीत लिया था। अब एक बात बताओ, बायर ही हम हैं, वो देश को मैंने जीत लिया, मैं सैंक्शंस लगा दूंगा कि अब इससे आप कुछ भी नहीं खरीदोगे, और इस सैंक्शंस की वजह से वहां के जो व्यापारी थे वो पूरी तरीके से उनकी जो अर्थव्यवस्था वो क्या हो गई, टूट गई। अब बेचारे परेशान, क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, सामान को आग लगा दी जाए क्या, हाँ। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो पूरे अधिकार हैं, हम क्या करें, हम तो गरीब हो जाएंगे, है ना। इस स्थिति में रोते 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 किसके पास गया, कटोरा लेके, थोड़े कपड़े वगैरह फाड़ के, क्या दयनीय जैसी स्थिति दिखनी चाहिए। क्या होता है, जो अच्छा दिखता है उसकी लोग मदद नहीं करते, तो थोड़ा सा दयनीय दिखना बहुत जरूरी है ना। जब आपको कुछ अपने माता पिता से मांगना हो, तब जाते हो ना, पापा प्लीज, ऐसा लगता है कि पापा को भी लगेगा मैंने गऊ पैदा किया है, मतलब गौच है बिल्कुल, यार बेटा तू ले जा जो तुझे चाहिए, है ना। बस ऐसे ही हालात बनाकर रोती हुई सूरत लेकर सारे व्यापारी इकट्ठे होकर किसके पास जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, कि मालिक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, तुम ही हमारे पालनहार हो, कुछ तो कर दीजिए। तो बोलेंगे क्या कर दें हम, बताओ। वो परेशान करके रख दिया नेपोलियन ने, वो तो आपको घुसने नहीं देगा उन देशों में, तो आप करोगे क्या। कहते हैं मालिक हम सब पढ़ के आए हैं 1600 से लेके अब तक, एक काम हो सकता है। बोले क्या, बोले वो जो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे के रखा है भारत पे, हाँ, उसको प्लीज समाप्त कर दो। बोले क्यों, समाप्त कर दोगे तो हम सब कहाँ चले जाएंगे सामान बेचने, हम भी चले जाएंगे भारत में, और हम भी फिर बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट बना के कहाँ लेकर आएंगे, ब्रिटेन में लेकर आएंगे। अब आप देख लो, आप ही का प्रॉफिट है, और यदि हम गए तो आपकी अर्थव्यवस्था भी गई। बहुत सोचा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और लास्ट में डिसीजन लिया कि हाँ, हम अब व्यापारियों को इंडिया में और यूरोप पूर्वी देशों में करेंगे, एंट्री देंगे, ताकि वो अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकें और बेच सकें। और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार है वो चाइना तक क्या कर दिए गए, सीमित कर दिए गए, और बना हुआ। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कहां पर आ गए, भारत में आ गए। और इसकी वजह से अब आप बताओ, एक ब्रिटिश कंपनीज हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं और सस्ते दामों में भी बेच रही हैं, तो इससे भारत में क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ सकता है, बिल्कुल। भारत के जो व्यापारी थे, जो भारत के प्रोडक्ट्स थे, जो हमारे जेन्यून मिट्टी से जुड़े हुए सामान थे, यानी जो अच्छे तरीके से हमारा एक कारीगर मेहनत करके बनाता था, अब उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रह गई। क्यों, क्योंकि चमचमाते हुए, शाइन मारते हुए, बढ़िया ब्रिटिश ब्रांड का थप्पा लगे हुए ब्रांड बिकने लगे, और उन्होंने सबसे पहले भारतीय मार्केट को तोड़ने का प्रयास यही किया कि उन्होंने भारतीय सामानों से सस्ते क्या कर दिए। अब आप एक बात बताइए मुझे, एक व्यक्ति है हमारे भारत का, मेहनती व्यक्ति है, कारीगर है, वो बेचारा दिन भर बैठकर मिट्टी के साथ अपना एक मटका तैयार करता है, या कुछ पीतल के प्रोडक्ट्स बनाता है, अपने हाथों की हस्तकला से वो एक कारीगरी करता है, और उस सामान को फिर बेचने मार्केट आता है। तो वो ये तो चाहेगा ना कि एटलीस्ट उसने जो मेहनत की है उसका मूल्य उसे मिल सके, उचित मूल्य तो मिल सके। पर ब्रिटिश कंपनीज के पास तो मशीनरीज थी, यहाँ बटन दबाया आकृति बन के तैयार, यहाँ बटन दबाया डिजाइन बनकर तैयार। तो उनका क्या लग रहा है, कोई मेहनत लग रही क्या, सिर्फ मशीनरीज का खर्चा है। तो बस वो अपने सामानों को मार्केट में लाकर सस्ता बेचने लगे, और इस वजह से हमारे भारत के जो बेचारे व्यापारी थे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, यानी उनके जो कारखाने थे वो सारे डूबते हुए चले गए, और उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी हो गई। ये हमारे भारत का ही एक दोष है कि हमारे राजाओं ने अभी भी आपसी मतभेदों में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर एक दीमक की तरह उनके देश को क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है ना। अभी तो स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है, अभी तो क्या है, फिर भी एक दोस्ती बनी हुई है, अब धीरे धीरे भारतीयों पर जुल्म होना भी शुरू होंगे। तो ये पहला बदलाव था जो क्या किसमें किया गया, चार्टर एक्ट 1813 में किया गया, है ना, कि अब आपके एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, अब आपके पास केवल दो अधिकार हैं, चीन के एकाधिकार और, समझ में आई ये कहानी, इसमें कोई समस्या है। अच्छा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि नेपोलियन आया था,
पता है नेपोलियन ने क्या किया, उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। इन 6 मेजर फैक्टर्स पे हम पढ़ेंगे कि किस में बदलाव हुए हैं और किस में बदलाव नहीं हुए। अभी हमने इस पे देखा व्यापारिक एकाधिकार पर, तो इसमें हमें बदलाव देखने मिले हैं, बिल्कुल इसमें हमें बदलाव देखने मिले हैं। आगे देखते हैं, देखो मैं पढ़ के सुना देता हूं। चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित या लगभग समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार केवल चाय के व्यापार और चीन में व्यापार के एकाधिकार तक ही क्या रह गया, सीमित रह गया। अर्थात 1600 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देशों में दिए गए व्यापारिक एकाधिकार को अब समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अब अन्य ब्रिटिश कंपनियों और व्यापारियों भी भारत में व्यापार करने आ सकते हैं, परंतु चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। दो अधिकार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हैं, एक चीन में एकाधिकार और दूसरा चाय का व्यापार, है ना, क्योंकि चाय तो वो बेच ही रहे थे शुरू से। अरे सुनती हो, लगता है अब चाय बेचकर ही अपना घर चलाना पड़ेगा। ये किसने की कथन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कथन है ये, बेचारे। लगभग 200 वर्षों तक चल रहे इस व्यापारिक एकाधिकार को आखिर समाप्त क्यों किया गया? ठीक है, कहानी हम सुन चुके हैं, एक बार पढ़कर सुना देता हूं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर था। ब्रिटेन के व्यवसाय हर जगह अपनी कंपनी खोल रहे थे और विश्व के कोने कोने में अपने सामान को बेच रहे थे। और दूसरी ओर फ्रांस के नेपोलियन एक के बाद एक यूरोपीय देशों को अपने अधीन करते जा रहा था और उसका अगला निशाना था ब्रिटेन। नेपोलियन ने ब्रिटेन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए एक डिक्री यानी ऑर्डर पास किया, जिसे नाकाबंदी या कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा जाता है। इस पे लिखा हुआ था कि जो भी ब्रिटेन के साथ व्यापार करेगा वो सीधे डायरेक्ट किसका दुश्मन बन जाएगा, नेपोलियन का। ब्रिटेन का अधिकांश व्यापार रूस व स्पेन के साथ होता था जो नेपोलियन के अधीन थे। इसमें यह ऑर्डर था कि कोई भी यूरोपियन कंपनी ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेगी, ना आयात करेगी और ना निर्यात करेगी। ये रही नेपोलियन की फोटो। इन्होंने सीधे डिक्री पारित कर दी कि मेरी बात जो नहीं मानेगा वो अपना नुकसान करवाएगा। क्लियर है? अब किसकी एंट्री होने वाली इंडिया में? किसकी? ब्रिटिश कंपनीज की एंट्री होने जा रही है ना, हो ही चुकी है लगभग। नेपोलियन के इस दबाव के कारण ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के व्यापारी हताश और निराश होकर ब्रिटेन के राजा के पास जा पहुंचे, क्योंकि ब्रिटिश व्यापारियों को एक नई बाजार की तलाश थी जो उन्हें भारत के रूप में दिखा। ब्रिटिश सरकार ने अन्य यूरोपीय व्यापारियों की बात गंभीरता से समझने हेतु ब्रिटेन के स्थानीय व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार तो समाप्त हो गया, परंतु इसका दुष्प्रभाव किस पर पड़ा? भारतीय व्यापारियों पर। और परिणाम स्वरूप आप देख सकते हो धीरे धीरे भारत के उद्योग क्या हो गए, धराशायी हो गए। आप देखो एक अलग ही सरकार चल रही है, कंपनी किसी और की, कंट्रोल किसी और का, नुकसान किसका? नुकसान भारत का क्यों हो रहा है बताओ? इसे कहते हैं कि जब आप बाहरी व्यक्ति को अपने खुद से ज्यादा मूल्यवान समझने लगे तो नुकसान किसका ही होगा, अंततः आपका ही होगा। एटलीस्ट आप उसके डिसएडवांटेजेस तो देख लीजिए। आपने इतने अलाउ कर दिए, जहांगीर याद है जो बिक गए थे किसमें, यूरोपीय वस्तुओं में। बस वो एक लेटर आप सोचो कहाँ की बात है, वो 1608 की बात है। 1608 में जो थोड़े से सामानों में वो बिका हुआ व्यक्ति आज उसकी वजह से कहाँ तक चीजें आन पड़ी हैं। और यहाँ भारत के जो उद्योग हैं धीरे धीरे धराशायी होते जा रहे हैं, है ना। भारत हमेशा से ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता था और आज भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, पर व्यक्ति की एक जो नीति होती है, एक सोच होती है कि उसे कम, जो अच्छी वस्तु कम दाम में चाहिए होती है। कभी भी याद रखना, अच्छी वस्तु कम दाम में नहीं मिल सकती। अगर आपको अच्छी वस्तु चाहिए तो आपको उसका एक उचित मूल्य देना पड़ेगा। ठीक है, धराशायी मतलब नष्ट हो गई, खत्म हो गई, नुकसान में चली गई, आर्थिक रूप से टूट गई। ठीक है, अगला चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के नियंत्रण। अब देखो कंपनी के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको याद है पॉलिटिकल मामले कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कमर्शियल मामले कौन देख रहा है? कौन?
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी कितने हैं? 24। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी भी कितने हैं? 6। किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। बदलाव हो गया है 1793 में, क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हमने 2 प्रीवी सदस्य थे, उनको राजा से द्वारा चुना ना जाना हमने क्या कर दिया? अलाउ कर दिया कि उनमें से 2 राजा के द्वारा नहीं चुने जाएंगे। आगे प्रशासन में कोई बदलाव किया गया? कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी आपके कितने काउंसिल मेंबर्स हैं? 3 ही काउंसिल मेंबर हैं। एक गवर्नर जनरल है, और वो भी दूसरे गवर्नर के पास भी कितने हैं? 3 है, और उनके पास उनमें से एक उनका क्या है? कमांडर इन चीफ है। ठीक है। प्रशासन में कोई बदलाव नहीं। केंद्रीय विधायिका में कोई बदलाव नहीं। आज भी केंद्र में कौन है? बंगाल है, और बंगाल का कौन है? गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल की पावर्स बढ़ाई गई, पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया। प्रांतीय विधायिका में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसमें भी गवर्नर बैठे हुए हैं, वो भी अपनी शक्तियों का उपयोग करके कानून बना रहे हैं और पारित कर रहे हैं। कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। तो केवल क्या एकाधिकार में ही बदलाव किया गया, और कहीं बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ एकाधिकार। अब कुछ बदलाव आपको देखने मिलेंगे। अब बदलाव सामने आएगा आपका राजस्व में। अब बदलाव कहाँ होगा? राजस्व में। इन्होंने अब क्या किया? जो राजस्व है उसको विभाजित करना शुरू कर दिया कि भाई देखो, जो कमर्शियल राजस्व आ रहा है उसको आप अलग रखो, पर जो पॉलिटिकली हमारे क्षेत्र से कर के रूप में आ रहा है उसको हम अलग रखेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट में पहले जो भी राजस्व इकट्ठा होता था, अर्थात व्यापार से, भूमि के राजस्व से, या नमक टैक्स से, इन सभी स्रोतों से इकट्ठा हो रहा राजस्व एक ही स्थान पर जोड़ा जाता था। परंतु इस एक्ट में राजस्व को 2 भागों में पृथक कर दिया गया। व्यापारिक गतिविधियों से मिलने वाला राजस्व अलग, और ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र से प्राप्त होने वाला राजस्व अलग। अंततः भारतीय राजस्व को खर्च करने के लिए एक निश्चित नियम बना दिए गए कि आप मन चाहे कहीं भी उसका खर्चा नहीं कर सकते हो। तो 2 सबसे बड़े मेजर चेंजेस जो हमें 1813 में देखने मिलते हैं। पहला कि कंपनी के पास अब केवल 2 ही अधिकार रह गए हैं। एक चाय को बेचने का अधिकार, वो भी एकाधिकार, और दूसरा चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार। और इसके अलावा उनके सारे एकाधिकारों को क्या कर दिया गया है? समाप्त। क्योंकि अब कौन आ चुकी है व्यापार करने? ब्रिटिश कंपनियां। ये पहला बदलाव था। और जो दूसरा बदलाव था वो ये था कि राजस्व को क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। अब जो व्यापार से आपको राजस्व मिलता था वो अलग, और जो क्षेत्र आपके आधिपत्य क्षेत्र से जो उनसे मिलता था वो अलग। इसके अलावा कहीं चेंजेस हुए क्या? कोई भी चेंजेस? प्रशासन में, प्रांतों में, विधायिका में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सब एज इट इज चल रहा है। क्लियर है? पर चेंजेस तो नहीं हुए, पर नई चीजें जरूर जोड़ी गई है ना। चेंजेस नहीं हुए, पर नई चीजों को जोड़ा गया। अच्छा, नई चीज क्या जोड़ी गई? शिक्षा को थोड़ा सा महत्व दिया गया। किसकी शिक्षा को? भारतीयों की शिक्षा को। अब यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक वर्ष अब 1 लाख रुपए किस पर खर्च होगा? शिक्षा पर। पहली बार भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया, ताकि भारत सामाजिक क्षेत्र में क्या कर सके? उन्नति कर सके। सभी को पता है कितनी उन्नति करवाई है इन लोगों ने भारतीयों को, है ना। परंतु इस प्रावधान के होने के बावजूद 1853 तक यह राशि 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष खर्च नहीं की गई, क्योंकि इस राशि को खर्च कैसे किया जाएगा इस बात को लेकर मतभेद बने हुए थे, है ना। एक तरफ आप बोल रहे हो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो किसकी उन्नति की? आप उस देश की उन्नति की बात कर रहे हो जिसने आज आपको बताया है कि वर्ल्ड मैप कैसे है ना, जिसने आज आपको बताया कि पृथ्वी गोल है। आप उनकी उन्नति कर सकते हो क्या? देखो, बहुत अच्छी बात है, यदि किसी भी घर को, देश को, राष्ट्र को, राज्य को तोड़ना हो तो आप उसकी शिक्षा व्यवस्था को क्या कर दो? ध्वस्त कर दो, है ना। इस समय जो भारतीय है ना, वो जानते ही नहीं है कि उनका जो पास्ट है वो कितना रिच है। समझ में आ रहा है? उनको यही नहीं पता है कि वो एजुकेशनल कितने ज्यादा रिच रह चुके हैं। बट उन्हें अभी, अब उनको क्या दिखेगी कि सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी शिक्षा है? ब्रिटेन से जो आई है, ब्रिटिश शिक्षा, इंग्लिश शिक्षा सबसे अच्छी है। अभी अपने आप को सो कॉल लिटरेट बोलने लगेंगे, क्योंकि क्यों? किससे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? ब्रिटिश जो टीचर्स आएंगे, कॉन्वेंट स्कूल्स आएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज किया गया, ईसाई मिशनरियों को क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया। किस चीज के लिए? देखो,
ऐसा नहीं है कि इससे पहले ईसाई आपके भारत में नहीं आते थे। ये जो इतने सारे आपके जो आए हैं ना, कार्नवालिस, ये सभी लोग, सर जॉन शोर, इनके साथ आते थे बढ़िया, जाते थे बढ़िया, अपने भारतीयों के गांव गांव जाते थे वो अपनी गाउन पहनकर। कोई क्रिश्चियन तो नहीं है यहाँ पर? है कोई? होगा तो भी सुनना, है ना? ठीक है। तो बढ़िया अपनी गाउन पहन, गाउन ही तो बोलते हैं, कोई गलत शब्द यूज तो नहीं किया मैंने? फ्रॉक, गाउन, गाउन ही है ना। गाउन पहनकर जाते थे और बोलते थे, हे मनुष्य, ये ईश्वर ने ही इस शरीर को, इस धरती को बनाया है। और वो बोलते थे, चल भाग, जय श्री राम, है ना, जय श्री राम, जय हनुमान करके क्या कह देते थे, भाग। और वो बेचारे, अब देखो यार, अहिंसक हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते फादर सिस्टर लोग, है ना? बिल्कुल लड़ाई झगड़े करते देखे हो कि दौड़ जाए आपके पीछे गाउन पहनकर? नहीं ना, नहीं करते हैं। शांत थे तो बेचारे चले जाते थे, ठीक है, वो जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, ये चले जाते थे। चलो ठीक है। अब क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज अच्छी नहीं लगी यार, कि हमारे फादर जहां देखो वहां गाउन में भागते हुए दिख रहे हैं, है ना? मतलब इज्जत होनी चाहिए, इनको क्या चाहिए थी? इज्जत। तो इन्होंने अब इस चीज को वैधानिक दर्जा दे दिया, कि अब हम वैधानिक तौर पर लिख कर देते हैं कि ईसाई मिशनरी क्या कर सकती है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। और यदि धर्म का प्रचार प्रसार करते वक्त आपने ईसाई मिशनरी का अपमान किया, या उनका किसी भी प्रकार की अवहेलना की, या उनके साथ दुष्व्यवहार किया, तो आपको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा, है ना? अब ये स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं हमारे प्रति। मतलब भाई, आप आए थे व्यापार करने, ठीक है, आप धीरे धीरे राजनीतिक वर्चस्व बना रहे हो, और अब हमारी करोड़ों की जनसंख्या पे आप क्या करने लगे हो? धीरे धीरे आधिपत्य जमाने लगे हो, और अब हम आपके डिसीजन के हिसाब से चलेंगे। रुक जाओ अभी, है ना, अभी भगत सिंह जैसे लोग पैदा होने वाले हैं कुछ समय में, इन्हें बताएंगे। अर्थात इससे पहले भी ईसाई मिशनरी व्यापारियों के साथ भारत आए थे, परंतु अब इन्हें वैधानिक रूप से अनुमति दे दी गई। अर्थात यह, अब यदि कोई भारतीय ईसाई मिशनरियों के साथ दुर्व्यवहार या विरोध करेगा, तो भारतीयों को क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। क्या सहमत हो आप इसके साथ? देखो, धर्म परिवर्तन पहली चीज होना नहीं चाहिए, और दूसरा, यदि धर्म परिवर्तन है तो वो व्यक्ति की स्वेच्छा है, वो व्यक्ति का अपना आत्म निर्णय होना चाहिए। किसी प्रकार की उसको लालसा, लालच या फिर दबाव नहीं किया जाना चाहिए, है ना? तो ये चीज दबाव, जैसे औरंगजेब ने किया अपने काल पे, वैसे अब कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। क्या बनाने के लिए? धर्म परिवर्तन करने के लिए, है ना? आप इमेजिन करके देखो उस समय की व्यवस्था, है ना, इस चीज को कहानी के तौर पर समझना। आप इमेजिन करो कि हमारे देश की गतिविधियां कैसे बदलती जा रही हैं, समझ में आया? और देखते हैं कुछ चेंजेस करे क्या इन लोगों ने। कोर्ट को अधिक शक्तियां दे दी। कोर्ट को शक्तियां ये दे दी कि अब भारतीयों के साथ यूरोपीय जो भारत में रहते हैं, कोर्ट उनके, वो कोर्ट के दायरे में आएंगे, यानी उनके डिसीजंस भी अब कौन सुन सकता है? कोर्ट। या उनके वाद भी अब कौन सुन सकता है? कोर्ट सुन सकता है। और न्यायिक प्रशासन की एक रूपता तथा समानता की नियम की शुरुआत की गई। देखो क्या होता था, ये दो व्यक्ति हैं, एक है आपका यहाँ पे ब्रिटिश, और यहाँ है आपका इंडियन, ठीक है। अब दोनों ने ही मान लीजिए क्या की है? चोरी की है, ठीक है। तो आप देखोगे जज के जो डिसीजन में इस प्रकार की असमानता रहती थी, कि जो ब्रिटिशर से मान लीजिए कि इसको 1 मंथ की क्या दी गई? सजा दी गई, या प्रिजनरशिप दी गई, है ना? और वहीं इंडियंस को दी जाती थी 6 मंथ्स की, है ना? अब इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बट ऐसे ही होता था। यहाँ पर आपको क्या भेदभाव किया जाता था? ब्रिटिशर्स के अलावा इंडियंस को क्या दिया जाता था? ज्यादा कठोर दंड या ज्यादा लंबी सजा दी जाती थी। इस चीज को किसने खत्म किया? ये शब्द दिख रहा है आपको, एक रूपता तथा समानता की। अब कानून सभी के लिए क्या रहेगा? समान रहेगा। क्लियर है चीजें? ये था आपका चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। बदलाव देखो, केवल हमें दो जगह देखने मिले। पहला बदलाव, एकाधिकार, केवल दो अधिकार बचे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कौन कौन से? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार, बाकी सब समाप्त हो गया है। दूसरा, हमने देखा राजस्व में कुछ हुआ है, विभाजन हुआ है, कि जो व्यापार से राजस्व आएगा वो अलग, और जो आधिपत्य वाले क्षेत्रों से आएगा वो अलग। ये चेंजेस देखने मिले, प्लस कुछ नई चीजें ऐड ऑन की गई, जैसे अब भारतीयों की शिक्षा पर कितना खर्च होगा? 1 लाख रुपए खर्च होगा। और अब ईसाई मिशनरियों को वैधानिक दर्जा दे दिया गया, क्या करने के लिए? धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और आपके कोर्ट की पावर्स को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। इस एक्ट पे कोई अपने मत रखना चाहता है क्या? कुछ बोलना चाहेगा? बोल सकता है। या कुछ आपको लग रहा हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा?
नहीं है? किस चीज से? आप एक बात बताइए, हम भारत को समझते हैं, एक केंद्र है और 28 क्या है हमारे राज्य हैं। अब यदि केंद्र कोई कानून बनाता है सुरक्षा से संबंधित, है ना, कि अब हम पाकिस्तानी बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ अब हम उसको सीआरपीएफ को भी तैनात करेंगे, तो क्या मध्य प्रदेश को कोई समस्या हो सकती है? क्या गुजरात को कोई समस्या हो सकती? नहीं, वो केंद्रीय मामले हैं। आप, मैंने बोला ना, प्रांत मतलब राज्यों से समझ लो आप, और राज्य कभी केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और कोई डाउट नहीं है? तो अब देखो 20 वर्ष हो गए, 1813, अब एंट्री होने जा रही है एक ऐसे व्यक्ति की जो कहलाएगा भारत का गवर्नर जनरल। अभी तक जितने भी व्यक्ति आए ये क्या कहलाए जा रहे थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। बट अब ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो रही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लॉर्ड शब्द का उपयोग करता हूँ, ठीक है, मैं आपको अपनी अंतरात्मा से ये चीज बता रहा हूँ, बट क्या है, जो लिखा है तो मुझे बोलना पड़ेगा, वरना ये लॉर्ड नहीं है हमारे, है ना। उनकी पदवी ऐसी थी कि उसमें लॉर्ड शब्द लगाया जाता था, वरना ऐसे लॉर्डों को तो छोड़ो अब, है ना, मैं कुछ और ही लगा देता इनके नाम के आगे। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, ये भारत के सबसे पहले क्या बने? गवर्नर जनरल। अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब जो बने वो, ये कौन डिसाइड करेगा? ये अगला जो चार्टर एक्ट आएगा कितने वर्षों बाद, वो बताएगा। तो अब कौन आने वाला है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आ रहा हूं मैं भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सब बिल्कुल डंडे पत्थर टमाटर लेके खड़े हो जाएं। नाम तो सुना ही होगा, विलियम बेंटिक। क्लियर है? तो कल हम पढ़ेंगे चार्टर्ड एक्ट 1833। 20 वर्षों से आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं क्या क्या नए चेंजेस आने वाले। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति और क्या होती जाएगी? दयनीय होती जाएगी। बेचारी आई थी पैसा कमाने, अपना वर्चस्व बनाने, और क्या हो गया उसके साथ, है ना। और अब धीरे धीरे इनकी नीति, राजस्व राजस्व राज करने की नीति कठोर होती जाएगी, है ना। अब ये भारतीयों के साथ और कैसे होते जाएंगे? कठोर होते जाएंगे इनके नियम कानून। और देखो वैसे ना ये पॉलिटी है ना, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँ, याद रखना, है ना, मैं हर दृश्य का आपको इमेजिनेशन नहीं करवाऊंगा, हम केवल वही पढ़ेंगे जो संविधान के लिए आवश्यक। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। है कोई डाउट? किसी को तो बता सकता है। नहीं है? चलिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।